गणेश बाबू अपने बरामदे में बैठे रोज की तरह अपनी पुरानी तस्वीरों को पलट रहे थे। हर तस्वीर में एक कहानी थी। उनकी पत्नी सुशीला के साथ उनके हंसते खिलखिलाते पल, बच्चों के बचपन की शैतानियाँ और जवानी के दिनों की मेहनत भरी जिंदगी। आज भी उनकी आंखों में वही चमक थी, पर होठों पर एक उदासी सी छाई हुई थी। सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन रसोई से अभी भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। गणेश बाबू को हल्की भूख लग रही थी। उनका बड़ा बेटा अजय अपने कमरे से बाहर आया, मोबाइल पर कुछ देखते हुए सीधे रसोई में चला गया। गणेश बाबू ने धीरे से आवाज़ दी, अजय बेटा, आज कप एक चाय बना दोगे? बहुत ठंड लग रही है। अजय ने बिना मुड़े जवाब दिया, अभी नहीं पिताजी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अपनी बीवी से कहूँगा, वो बना देगी। यह कहकर वह नाश्ता करने लगा। कुछ देर बाद अजय की पत्नी मीना चाय लेकर आई। चाय का कप हाथ में लेते ही गणेश बाबू के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन पहले घूंट लेते ही वह मुस्कान गायब हो गई। यह चाय नहीं, केवल उबला हुआ पानी था, जिसमें थोड़ी सी चीनी और दूध मिला हुआ था। बेटा, कितनी बार कहा है, थोड़ी अदरक या इलायची डाल दिया करो, उन्होंने धीरे से कहा। मीना ने तिरछी नज़र से उनकी तरफ देखा और बोली, बाबूजी, आप तो बस शिकायतें करते रहते हैं। इतना काम होता है, इतनी मेहनत से चाय बनाकर लाती हूँ और आपको उसमें भी कमी नज़र आती है। हम भी तो सुबह सुबह काम पर जाते हैं। मीना की कड़वी बातों से गणेश बाबू का दिल बैठ गया। उन्होंने चुपचाप चाय का कप रखा और बिना कुछ कहे बरामदे में वापस चले गए। आज भी उन्हें सुशीला की याद आई। जब तक सुशीला थी, घर में सुबह सुबह चाय की खुशबू से घर महक उठता था। वह हमेशा उनकी पसंद का ध्यान रखती थी। सुशीला के जाने के बाद दोनों बेटों अजय और विजय ने घर का बंटवारा कर लिया। ऊपर की मंजिल पर अजय और उसका परिवार रहने लगा और नीचे की मंजिल पर विजय और उसका परिवार। गणेश बाबू के लिए घर के बरामदे में एक चारपाई और छोटा सा स्टूल रख दिया गया था। यही उनका नया ठिकाना था। उनकी पेंशन के पैसे भी दोनों बेटे आधा आधा बांट लेते थे। खाने का भी अजीब तरीका निकाला गया था। सुबह का खाना अजय के यहाँ से आता था और शाम का खाना विजय के यहाँ से। दोनों ही उन्हें भरपेट खाना नहीं देते थे। एक दिन गणेश बाबू अपने बरामदे में बैठे थे और उन्हें पेट में बहुत तेज भूख लगी थी। उन्होंने विजय की पत्नी रानी को आवाज़ दी, रानी बहू, 2 रोटियां दे दो, बहुत भूख लगी है। रानी रसोई से चिल्लाई, बाबूजी, आपको अभी तो खाना दिया था, कितना खाएंगे? इस उम्र में इतना खाना अच्छा नहीं होता, फिर बीमार पड़ेंगे तो हमारी जान खाएंगे। उनकी बातें सुनकर गणेश बाबू के होठों से आवाज़ निकलना बंद हो गई। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्हें याद आया कि हर समय था जब वे दोनों बेटों को भरपेट खाना खिलाते थे। कोई भी बच्चा खाली पेट नहीं सोता था। वे अकेलेपन से जूझ रहे थे, लेकिन एक दिन उनका पोता रोहित उनके पास आया। रोहित ने अपने दादाजी की उदासी देखी और पूछा, दादाजी, आप उदास क्यों हैं? गणेश बाबू ने अपने आंसू पोंछे और कहा, कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी दादी की याद आ रही है। रोहित ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, आप मेरी दादी के पास क्यों नहीं जाते?
गणेश बाबू मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तक वो थी मैं उनके साथ था, अब वे नहीं हैं तो मैं अकेला हूँ। रोहित ने अपनी भोली भाली आँखों से कहा, लेकिन आप अकेले कहाँ हैं? मैं तो आपके साथ हूँ। रोहित की बातों ने गणेश बाबू को थोड़ी राहत दी। अगले दिन से रोहित रोज शाम को अपने दादा जी के पास आता, उनसे कहानियाँ सुनता और अपने बचपन की बातें सुनाता। धीरे धीरे गणेश बाबू की खोई हुई मुस्कान वापस आने लगी। एक दिन जब रोहित अपने दादाजी को खाना खिला रहा था तो उसने देखा कि खाना बहुत कम था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, दादाजी को इतना कम खाना क्यों देती हो? रानी ने उसे डांटा, तुम चुप रहो, बच्चों को बड़ों के काम में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन रोहित चुप नहीं रहा। उसने अपने पिता से भी पूछा और धीरे धीरे घर में यह बात फैलने लगी कि दादाजी को भर पेट खाना नहीं मिलता। एक दिन गणेश बाबू की सालाना बरसी थी। उनकी पत्नी सुशीला की पुण्यतिथि थी। घर में खूब धूमधाम से तैयारियां चल रही थी। पंडितों को बुलाया गया था और सुशीला की पसंद का सारा खाना बनाया जा रहा था। खीर, पूड़ी और बैंगन की सब्जी। गणेश बाबू बरामदे में बैठे थे और उन्हें रसोई से आती हुई खुशबू से भूख और बढ़ गई थी। उन्होंने अजय से कहा, बेटा, थोड़ी देर बाद पंडित जी को खाना खिलाने से पहले मुझे 2 रोटियां दे दो। अजय ने गुस्से से कहा, बाबूजी, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? पहले पंडित जी को खाना मिलेगा, उसके बाद ही कोई और खाएगा। गणेश बाबू ने शांत होकर कहा, बेटा, तुम्हारी माँ भी मुझे भर पेट खाना खिलाना पसंद करती थी। अजय और विजय ने अपने पिता के चेहरे पर उदासी देखी। उसी समय पंडित जी ने दोनों बेटों से कहा, बच्चों, जीते जी अपने माता पिता की सेवा करो। मरने के बाद उनकी बरसी पर खाना खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर जीते जी तुम उन्हें भर पेट खाना ना खिला सको। पंडित जी की बातों ने दोनों बेटों के दिल को छू लिया। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने अपने पिता के पैर छूकर माफ़ी मांगी। गणेश बाबू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन के बाद गणेश बाबू को कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। दोनों बेटों ने अपने पिता की देखभाल की और गणेश बाबू के चेहरे पर हमेशा के लिए मुस्कान वापस आ गई। पंडित जी की बातें और अपने बच्चों के शर्मिंदगी भरे चेहरों को देखकर गणेश बाबू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी पीड़ा आखिरकार उनके बेटों तक पहुंच गई है। अजय और विजय ने अपने पिता से माफ़ी मांगने के बाद तुरंत फैसला लिया। उन्होंने अपनी पत्नियों को आदेश दिया कि गणेश बाबू का कमरा, जिसे उन्होंने बच्चों के खिलौनों और पुराने सामान से भर दिया था, उसे तुरंत साफ किया जाए। रात होते होते वही कमरा जो कभी उनका और सुशीला जी का हुआ करता था, फिर से उनके लिए तैयार था। गणेश बाबू को अपने पुराने कमरे में वापस देखकर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। सालों बाद उन्हें लगा कि वे अपने घर में वापस आए हैं। उनकी चारपाई अब बरामदे में नहीं बल्कि अपने ही बिस्तर पर थी। अगली सुबह गणेश बाबू की नींद किसी की आहट से खुली। उन्होंने देखा कि उनकी बहू मीना उनके लिए चाय लेकर खड़ी थी। चाय में अदरक की खुशबू आ रही थी। मीना ने कप उनके हाथ में देते हुए धीरे से कहा, बाबूजी, मैंने चाय में अदरक डाली है, जैसा आपको पसंद है।
गणेश बाबू ने नम आँखों से चाय का कप लिया। मीना की इस छोटी सी कोशिश ने उनका दिल जीत लिया। कुछ देर बाद विजय का बेटा रोहित उनके लिए गर्मा गर्म पूड़ी और सब्जी लेकर आया। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, मम्मी ने कहा है कि अब से आप अपनी पसंद का नाश्ता बता सकते हैं। पूरे दिन गणेश बाबू को अपने बच्चों और पोते पोतियों का प्यार और सम्मान मिला। अजय और विजय दोनों ने उनके साथ समय बिताया। उनसे उनके पुराने दिनों की बातें पूछी और उन्हें हंसाया। शाम को जब रानी ने उनके लिए नाश्ता परोसा तो थाली भरी हुई थी और खाने में उनके पसंद की चीज़ें थी। गणेश बाबू ने अब पूरी तरह से महसूस किया कि उनके बेटों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। शर्मा जी की मदद और पंडित जी के शब्दों ने उनके जीवन की दिशा बदल दी थी। अब गणेश बाबू हर सुबह अपनी पसंदीदा चाय पीते और अपने पोते पोतियों के साथ खेलते और बेटों के साथ बातें करते। उनकी पेंशन के पैसे अब दोनों बेटे उनके हाथ में देते थे और वे अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्च करते थे। गणेश बाबू ने अपने मन में सोचा, सुशीला, देखो हमारे बच्चे सुधर गए हैं। हमारी कहानी का अंत बुरा नहीं हुआ। उनकी आंखों में अब उदासी नहीं बल्कि सुकून और संतोष था। बूढ़े बाबूजी की खोई हुई मुस्कान आखिरकार वापस आ गई थी। पंडित जी की बातों और अपने बच्चों के शर्मिंदगी भरे चेहरों को देखकर गणेश बाबू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी पीड़ा आखिरकार उनके बेटों तक पहुंच गई। अजय और विजय ने अपने पिता से माफ़ी मांगने के बाद तुरंत फैसला लिया। उन्होंने अपनी पत्नियों को आदेश दिया कि गणेश बाबू का कमरा, जिसे उन्होंने बच्चों के खिलौनों और पुराने सामान से भर दिया था, उसे तुरंत साफ किया जाए। रात होते होते वही कमरा जो कभी उनका और सुशीला का हुआ करता था, फिर से उनके लिए तैयार था। गणेश बाबू को अपने पुराने कमरे में वापस देखकर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। सालों बाद उन्हें लगा कि वे अपने घर में वापस आए हैं। उनकी चारपाई अब बरामदे में नहीं बल्कि अपने ही बिस्तर पर थी। अगली सुबह गणेश बाबू की नींद किसी की आहट से खुली। उन्होंने देखा कि उनकी बहू मीना उनके लिए चाय लेकर खड़ी थी। चाय में अदरक की खुशबू आ रही थी। मीना ने कप उनके हाथ में देते हुए धीरे से कहा, बाबूजी, मैंने चाय में अदरक डाली है, जैसा आपको पसंद है। गणेश बाबू ने नम आँखों से चाय का कप लिया। मीना की इस छोटी सी कोशिश ने उनका दिल जीत लिया। कुछ देर बाद विजय का बेटा रोहित उनके लिए गर्मा गर्म पूड़ी और सब्जी लेकर आया। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, मम्मी ने कहा है कि अब से आप अपनी पसंद का नाश्ता बता सकते हैं। पूरे दिन गणेश बाबू को अपने बच्चों और पोते पोतियों का प्यार और सम्मान मिला। अजय और विजय दोनों ने उनके साथ समय बिताया। उनसे उनके पुराने दिनों की बातें पूछीं और उन्हें हंसाया। शाम को जब रानी ने उनके लिए खाना परोसा तो थाली भरी हुई थी और खाने में उनके पसंद की चीज़ें थी। गणेश बाबू ने अब पूरी तरह से महसूस किया कि उनके बेटों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। शर्मा जी की मदद और पंडित जी के शब्दों ने उनके जीवन की दिशा बदल दी थी। अब
गणेश बाबू हर सुबह अपनी पसंदीदा चाय पीते, अपने पोते पोतियों के साथ खेलते और बेटों के साथ बातें करते। उनकी पेंशन के पैसे अब दोनों बेटे उनके हाथ में देते थे और वे अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्च करते थे। गणेश बाबू ने अपने मन में सोचा, सुशीला देखो, हमारे बच्चे सुधर गए हैं। हमारी कहानी का अंत बुरा नहीं हुआ। उनकी आंखों में अब उदासी नहीं बल्कि सुकून और संतोष था। बूढ़े बाबूजी की खोई हुई मुस्कान आखिरकार वापस आ गई थी। गणेश बाबू के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। उनके बेटे अब उनसे बहुत प्यार करते थे और उनका पूरा ध्यान रखते थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, समय का चक्र चलता रहा। एक दिन गणेश बाबू बरामदे में बैठे हुए थे, तभी उन्होंने देखा कि अजय और विजय दोनों भाई आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। गणेश बाबू को कुछ समझ नहीं आया कि मामला क्या है, लेकिन उन्होंने उनके चेहरों पर वही तनाव देखा जो कुछ समय पहले उनके अपने चेहरों पर हुआ करता था। शाम को जब रोहित अपने दादाजी के पास खेलने आया तो गणेश बाबू ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारे पापा और चाचा किस बात पर बहस कर रहे थे? रोहित ने मासूमियत से बताया, दादाजी पापा कह रहे थे कि चाचा ने घर नवीनीकरण में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। चाचा कह रहे थे कि पापा ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। गणेश बाबू को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपने बेटों को यह तो सिखा दिया कि माता पिता की सेवा कैसे की जाती है, लेकिन शायद वे उन्हें यह नहीं सिखा पाए कि भाई भाई आपस में कैसे रहते हैं। अगली सुबह गणेश बाबू ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उन्होंने दोनों को अपने बचपन की एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, उन्होंने कहा, जब तुम दोनों छोटे थे तो तुम दोनों को एक ही खिलौना पसंद आ गया था। तुम दोनों उस खिलौने के लिए झगड़ा करने लगे। तब तुम्हारी माँ ने दोनों को समझाया कि एक खिलौने के लिए आपस में झगड़ा मत करो। तुम दोनों एक ही घर में रहते हो, एक ही परिवार में रहते हो। अगर तुम दोनों एक दूसरे का साथ दोगे तो तुम दोनों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन तुम दोनों ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। तुम दोनों उस खिलौने के लिए झगड़ा करते रहे जब तक कि वह खिलौना टूट नहीं गया। गणेश बाबू ने अपनी बात पूरी की। अजय और विजय दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे आपस में ही झगड़ा करते रहेंगे तो वे एक दूसरे का साथ नहीं दे पाएंगे और उनका परिवार भी टूट जाएगा। दोनों बेटों ने अपने पिता के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने गणेश बाबू से वादा किया कि वे अब आपस में कभी नहीं झगड़ेंगे। गणेश बाबू ने अपने बेटों को गले लगा लिया। उन्होंने महसूस किया कि उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने अपने बेटों को यह भी सिखा दिया कि परिवार में आपस में कैसे रहना चाहिए। अब गणेश बाबू का परिवार एक बार फिर से एक हो गया था। अब उनके घर में न केवल माता पिता का सम्मान था, बल्कि भाई भाई का प्यार भी था। गणेश बाबू के बेटों अजय और विजय के बीच का झगड़ा सुलझ गया था। अब घर में न सिर्फ एक दूसरे के प्रति सम्मान था, बल्कि
भाई भाई का सच्चा प्यार भी लौट आया था। गणेश बाबू को अपने बेटों को देखकर बहुत सुकून मिलता था। उन्हें यकीन हो गया था कि अब उनकी सिखावन बेकार नहीं जाएगी। समय बीतता गया। एक दिन गणेश बाबू को अपने पोते रोहित की तबीयत खराब होने की खबर मिली। रोहित को तेज़ बुखार था और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि रोहित को डेंगू हो गया है, वही बीमारी जिसने गणेश बाबू की पत्नी सुशीला की जान ली थी। यह सुनकर गणेश बाबू का दिल बैठ गया। उनके सामने उस भयानक रात की यादें ताज़ा हो गई जब उसकी पत्नी दर्द से कराह रही थी और वे दवाई के लिए दर दर भटक रहे थे। इस बार हालांकि सब कुछ अलग था। अजय और विजय दोनों ने तुरंत रोहित को अस्पताल में भर्ती करवाया। उन्होंने रोहित की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दोनों भाई और उनकी पत्नियां रात दिन रोहित के पास रहीं, उसकी सेवा की। गणेश बाबू भी अस्पताल गए और उन्होंने अपने पोते को हिम्मत दी। उन्होंने देखा कि इस बार उनके बच्चे न केवल अपने कर्तव्य को समझ रहे थे बल्कि एक दूसरे का पूरा साथ भी दे रहे थे। कुछ दिनों बाद रोहित ठीक होकर घर वापस आ गया। गणेश बाबू ने अपने बच्चों को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा कि शायद सुशीला का जाना बेकार नहीं गया। उनकी मृत्यु ने उनके बच्चों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। परिवार का साथ और प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक शाम जब पूरा परिवार एक साथ बैठा था, गणेश बाबू ने एक फैसला लिया। उन्होंने अपनी बची हुई पेंशन के पैसों से गांव के ज़रूरतमंद बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी खोलने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि जिन बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता उन्हें भी यह मौका मिले। अजय और विजय ने तुरंत अपने पिता के इस फैसले का समर्थन किया। उन्होंने न सिर्फ पैसों से मदद की बल्कि लाइब्रेरी बनाने और चलाने में भी अपनी पूरी भागीदारी दी। गणेश बाबू की लाइब्रेरी बहुत सफल हुई। गांव के बच्चे वहां पढ़ने आते और गणेश बाबू उन्हें कहानियां सुनाते। गणेश बाबू को अब अपनी जिंदगी पूरी और सार्थक लगती थी। उनकी पत्नी के जाने के बाद जो खालीपन आया था वह अब उनके बच्चों के प्यार, उनके पोते पोतियों की हंसी और गांव के बच्चों के चेहरों पर मुस्कान से भर गया था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।